दोस्तों अगर मैं इंडेक्स की बात करूं जैसे कि निफ्टी 50 है, इसके अलावा और ऐसे बहुत से इंडेक्स होते हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग इंडेक्स के बारे में जिसके बारे में एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो को मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। मैं आपको इंडेक्स के साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि इंडेक्स एक इन्वेस्टर के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि हाल के दिनों में पिछले कुछ सालों में अमेरिका में इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा था। उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों इन्वेस्टर्स जो एक टाइम पे एक एक कंपनी में इन्वेस्ट करते थे वो अभी इंडेक्स की में इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ईटीएफ इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इंडेक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इंडेक्स की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी, ईटीएफ की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी और एज ए इन्वेस्टर ये आपको कैसे इंपैक्ट करती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में बहुत ज्यादा यूज होने के चांसेस बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं सबसे पहले इंडेक्स का, तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स ये क्या है और कैसे बने हैं। तो दोस्तों अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं या निफ्टी की बात करूं तो ये इंडेक्स होते हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं 30 या 50 अलग अलग कंपनी से जिनको मिला के पर्टिकुलर इंडेक्स बना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं सबसे पहले निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं जिनको अलग अलग वेटेज दिया गया है और जिनसे निकल के एक वैल्यू निकल के आती है जो निफ्टी का ओवरऑल प्राइस निकल के आता है कि वैल्यू है ये अलग अलग वो 50 कंपनी से निकल के आती है जिनको अलग अलग वेटेज दिया गया है। अब मान लो कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस को दिया गया है जो 13% के आसपास का है। तो जब भी रिलायंस का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो निफ्टी की ओवरऑल वैल्यू ऊपर जाएगी उतने परसेंटेज से जितना उसको वेटेज दिया गया है। वैसे ही अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स ऐसी 30 कंपनी से मिलकर बना है जो इंडिया की मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज हैं। और दोस्तों जो ये वेटेज दिया जाता है कंपनी को, ये कंपनी को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे दिया जाता है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। जिसका मार्केट कैप जितना ज्यादा होता है उसका उतना वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि अगर मैं निफ्टी 50 जो टोटल कंपनीज है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, अगर मैं इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो जो पूरी कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड है उसका 66% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। मतलब कि एक तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री को, पूरी कंपनीज को जो लिस्टेड हुई है उनके उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता है। इसके अलावा जो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, जो टॉप इंडेक्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनको एज ए इकोनॉमी बैरोमीटर की तरह देखा जाता है जो आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंट्री में कैसी हो रही है। तो जैसे कि जब आपको पता है कि कुछ डाउनटर्न आता है, जब रिसेशन आता है, पूरी इकोनॉमी जब नीचे को जाती है तो सभी कंपनीज का शेयर प्राइस भी नीचे को जाना स्टार्ट होता है। उसी टाइम पे अगर आप किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लेंगे तो उनका प्राइस भी नीचे को जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बैरोमीटर की तरह आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी करंट पॉइंट पे कैसा चल रही है। अगर वो अच्छी होती है तो नॉर्मली इंडेक्स ऊपर को जाता है, अगर वो अच्छी नहीं होती तो इंडेक्स नॉर्मली नीचे को जाता है। तो दोस्तों ये पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी का प्राइस आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाला है तो आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, आप उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसके मेनली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड और सेकंड तरीका होता है ईटीएफ का। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा ये फायदा बताना चाहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्यों सोचेगा। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन ये होता है कि अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स का जो प्राइस होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होता है तो आपको अलग अलग कंपनीज में एक टाइम पे एक्सपोजर मिल जाता है। अगर अब मैं बात करूं एमआरएफ की, अगर आपको एमआरएफ में अभी एक्सपोजर लेना है इक्विटी मार्केट में, अगर आप उसके शेयर प्राइस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 70,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्मॉल टिकट में इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी ना किसी इंडेक्स के थ्रू आप अलग अलग कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं जिनका शेयर प्राइस अभी बहुत ज्यादा है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए इन्वेस्टर। तो दोस्तों ये तो फायदा हुआ इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। अब मैं बात करता हूं दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। सबसे पहला मैं बात करूंगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का, सेकंड में बात करूंगा ईटीएफ का, कि दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो और दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी जो आपको बताएगी ईटीएफ की हिस्ट्री के बारे में, कि ईटीएफ रिसेंट के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस कैसे हो गया और इंडिया के सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ईटीएफ कैसा परफॉर्म करेगा।
तो दोस्तों मैं बात करता हूं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी में भी, अगर मान लो आपने एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चूज किया जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो वो आपके सारे पैसे को, जो एएमसी के पास पैसा आता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर जैसे कि निफ्टी का कॉम्पोजिशन होता है उसी परसेंटेज में, उसी वेटेज में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है। और वो ट्राई करता है कि जो रिटर्न निफ्टी से निकल के आ रही है वो सेम रिटर्न उसको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से मिले, ताकि अगर आप किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे सबसे बड़ा फायदा आपको यही रहता है कि आपको सेम रिटर्न मिलती है जो आपको निफ्टी 50 देता है। और इसके अलावा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक और छोटा सा फायदा होता है कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं कि अगर आपने आज 5,000 या 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको 1 साल के बाद पैसा विड्रॉ करना है तो कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं चार्जेस को कंपेयर करूं कि जो चार्जेस आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में लगते हैं और दूसरे चार्जेस जो आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगते हैं, तो इसमें काफी बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफी कम चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके फंड मैनेजर को अलग अलग रिसर्च करके कुछ कुछ स्टॉक्स चूज करने पड़ते हैं जहां पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ताकि वहां से एक अच्छी रिटर्न आ सके और वो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो फंड मैनेजर को पहले से पता होता है कि उनको कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके चलते उनका जो रिसर्च कॉस्ट होता है, जो बाकी कॉस्ट होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं और जिसका फायदा इन्वेस्टर को पास किया जाता है। तो अगर मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होती है, जो आपकी एक्सपेंस रेशियो होती है, वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। दोस्तों अब मैं बात करूंगा ईटीएफ के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि काफी फेमस है अगर मैं यूएस की बात करूं तो। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि ईटीएफ फेमस कैसे हुआ। तो दोस्तों अगर मैं ईटीएफ के फेमस होने की बात करूं तो ईटीएफ फेमस होना स्टार्ट होता है 2008 के बाद से। आपको पता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट जो ईटीएफ में था वो काफी बढ़ गया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो आपको बताएगा कि जो अलग अलग एनालिस्ट हैं वो ईटीएफ के फ्यूचर के बारे में कैसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं ये एक एनालिस्ट का है जो बैंक ऑफ अमेरिका के हैं, जो बताते हैं कि 2030 तक जो ईटीएफ का मार्केट होगा वो $50 ट्रिलियन को टच कर जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। तो दोस्तों अगर मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट को आपके पढ़ के बताऊं तो वो लिखते हैं कि इन 2030 द ईटीएफ मार्केट विल हिट $50 ट्रिलियन इन एसेट्स ड्रिवन बाय द कंटिन्यूड मूव टू पैसिव and increased awareness of attractive tax efficiency, cost, liquidity, transparency characteristics of ETFs। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 2030 तक $50 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होगा वो ये होगा कि लोग आजकल एक्टिव इन्वेस्टिंग से निकल के पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यही होता है कि लोग एक एक स्टॉक को चूज नहीं करना चाहते, बल्कि वो किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके अलावा वो मानते हैं कि जो ईटीएफ में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो टैक्स एफिशिएंसी होती है, इसकी कॉस्टिंग कम होती है और इसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके चलते ईटीएफ की मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी होने के चांसेस हैं यूएस में और इसके अलावा अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में भी। दोस्तों ये तो मैंने बात की यूएस की, लेकिन अगर मैं अब इंडिया की बात करूं कि इंडिया में अभी जो करंटली ईटीएफ मार्केट है वो कैसे बढ़ रही है, अगर मैं 2015 से कंपेयर करूं आज की ईटीएफ मार्केट को, तो यहाँ पे आपको 1000% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मतलब कि एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है पिछले कुछ टाइम में। तो अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो 2014 में जो एयूएम था ईटीएफ का वो था 13,800 करोड़ का, लेकिन अगर मैं मई 2019 की बात करूं तो ये नंबर 13,800 करोड़ से बढ़ के 1,41,500 करोड़ हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कितना बड़ा नंबर है जो अभी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगर मैं एक आम इन्वेस्टर के लिए बताऊं कि ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, उसको क्या चूज करना चाहिए, तो कॉस्ट के मामले में कहीं ना कहीं ईटीएफ आउट परफॉर्म करता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड को। लेकिन इंडिया की मार्केट में अभी भी थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है ईटीएफ में, जिसकी वजह से इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर करता है ईटीएफ के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज बोलना चाहूंगा तो वो ये कि एक आम इन्वेस्टर के लिए वहां पे कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप बेचना चाहेंगे उसको बेच के वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आता हूं वीडियो के लास्ट फेस में, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं
तीन ऐसे इंडेक्स के बारे में जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। सबसे पहला इंडेक्स निफ्टी 50, जिसके बारे में शायद मैं मानता हूं कि 90 to 100% लोगों को, 100% इन्वेस्टर्स को पता होगा। उनको पता होगा कि इंडेक्स क्या होता है। अगर उनको इसके कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको इसकी वैल्यू के बारे में जरूर पता होगा। दोस्तों, अगर मैं निफ्टी 50 की कॉम्पोजिशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो सबसे ज्यादा वेट इस पर्टिकुलर इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया गया है, जो 34.38% का है। इसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर से 14.76%, जहां पे रिलायंस एक बहुत बड़ा प्लेयर निकल के आता है। अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूं तो रिलायंस का वेट सबसे ज्यादा है, जो है 12.45% का। और रिलायंस के बाद आता है एचडीएफसी बैंक, जिसका वेट है 10.65% का। दोस्तों, मैं बात करता हूं सेकंड इंडेक्स की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी अल्फा 50। अब यहाँ पे अल्फा का क्या मतलब होता है, और अल्फा के बारे में शायद आपने बहुत बार सुना होगा, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आता होगा। बहुत बार बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने ज्यादा अल्फा निकाल के दिया है, अल्फा पॉजिटिव निकल के आया है। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, अल्फा हमें बताता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैं उसको मार्केट के साथ कंपेयर करता हूं, तो उसके कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर एसेट ने कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। जैसे कि मान लो आपने एक स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट किया था, उसने 20% का रिटर्न दिया। उसी टाइम पे जो ओवरऑल मार्केट था, उसने 10% का रिटर्न दिया। तो जो आपका अल्फा निकल के आता है वो 10% का निकल के आता है। मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने 10% से ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर थोड़ा डिटेल में और बात करें निफ्टी अल्फा 50 के बारे में, तो जिसका लॉन्च डेट था ये नवंबर 19, 2012 को पहली बार लॉन्च होता है। और उसके बाद से जो अभी तक सीएजीआर रिटर्न देता आया है ये पर्टिकुलर इंडेक्स, इस इंडेक्स ने सीएजीआर रिटर्न दिया है 18.32% का। मतलब कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स ने निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो इसके कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा इसको वेट दिया गया है वो अदानी ग्रीन एनर्जी को दिया गया है, जिसको 6.27% का वेटेज ओवरऑल दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं अदानी ग्रीन के बाद बात करूं, तो नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड को 3.59%, एबॉट इंडिया और डिक्सन को 3% से ज्यादा का वेटेज दिया गया है। तो आपको समझ में आ सकता है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स ने काफी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है, और ये उन कंपनीज को कंटेन करता है जिनका अल्फा बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, और थर्ड लास्ट इंडेक्स, जिसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है। तो दोस्तों, आपको N100 के बारे में पता होगा, निफ्टी 100 कंपनीज, जो हमें बताता है कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं। अगर मैं उन टॉप 100 में से पहली 50 को पिक कर लूं, तो उनको मिला के एक अलग इंडेक्स बन जाता है, जिसका नाम है निफ्टी 50। मतलब कि 100 में से टॉप 50 का नाम है निफ्टी 50। जो बाकी बची हुई 50 कंपनीज हैं, जो अगर उनका मैं अलग से इंडेक्स बना दूं, तो उसका नाम निकल के आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी इन्वेस्टर के लिए? तो दोस्तों, आपको ये तो पता है कि निफ्टी 50 में से कुछ स्टॉक निकलते रहते हैं और कुछ नए स्टॉक आते रहते हैं। लेकिन जो निफ्टी 50 में जो नए स्टॉक आते हैं, वो कहां से निकल के आते हैं, वो सबसे बड़ा चांस है, और मैक्सिमम चांस यही होता है कि जो निफ्टी 50 में नया स्टॉक एंटर करेगा, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकल के आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछले कुछ टाइम पहले श्री सीमेंट को निफ्टी 50 में ऐड किया गया था। तो निफ्टी 50 से आने से पहले वो पर्टिकुलर स्टॉक श्री सीमेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 में हुआ करता था। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 शायद आपको कभी ना कभी ये बता सकता है, अगर आप अच्छा एनालिसिस करते हो, कि कौन सी कंपनीज के चांसेस हैं जो आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में मूव कर सकती हैं। दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 को 1996 में लॉन्च किया गया था, और इंसेप्शन से लेके अभी तक इनका जो प्राइस रिटर्न है वो 14.7% का सीएजीआर निकल के आता है। मतलब कि बहुत ही एक अच्छा नंबर निकल के आता है यहाँ पे। अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो वेट दिया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर को दिया गया है, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, और उसके बाद फार्मा सेक्टर। अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को वेट दिया गया है वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इसके बाद निकल के आती है डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड। तो ये कंपनीज आपको बताती हैं कि सबसे ज्यादा वेट किनको दिया गया है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने अगर किसी भी कंपनी का नाम लिया है पूरी वीडियो में, तो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। हम किसी भी म्यूचुअल फंड में, हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का एडवाइस कभी नहीं देते। हम जो भी वीडियो बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो करनी चाहिए।